स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आईएमएफ एडवाइस टू पाकिस्तान। आईएमएफ जो कि एक इदारा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने पाकिस्तान के लिए क्या एडवाइस दी है कि पाकिस्तान को किन एडवाइस पर अमल करना चाहिए ताकि हमारे मुल्क को इस माशी बहरान से निकाला जा सके। तो सबसे पहले जब हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि आईएमएफ है क्या। आईएमएफ के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम, टू द पॉइंट, जितना हमारे लिए ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम देखेंगे पाकिस्तान की इस वक्त करंट इकोनॉमिक पोजीशन क्या है, मतलब पाकिस्तान में इस वक्त इकोनॉमिकली क्या मसाइल चल रहे हैं, किस वक्त हमारी जो इकोनॉमी है वो किस तरह ऊपर जा रही है या डाउन हो रही है, ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, हमारी जो मईशत है, हमारे जो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। एडवाइस ऑफ आईएमएफ फॉर पाकिस्तान। इसके बाद हम देखेंगे कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए क्या एडवाइस दी है, और इसके आखिर में हम देखेंगे रिकमेंडेड सॉल्यूशंस। स्टूडेंट्स, आप में से अगर कोई सीएसएस भी कर रहा है या पीएमएस भी कर रहा है या पीपीएससी की तैयारी, जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी एक जनरल नॉलेज के तौर पर भी हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि अगर हम जैसे पाकिस्तान के एक बाशऊर शहरी हैं, पाकिस्तान में हम रहते हैं, हमें पता हो कि हमारे मुल्क के इस वक्त क्या हालात हैं इकनॉमिकली। हम पाकिस्तान को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि मसाइल क्या हैं। जब तक हमें ये नहीं पता होगा मसाइल क्या है तो हम उनका सोल्यूशन भी नहीं ढूंढ सकते। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट आईएमएफ कि आईएमएफ क्या है। आईएमएफ इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्क्स फॉर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज़ ऑफ मेंबर कंट्रीज़। आईएमएफ बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये एक ऐसा इदारा है जिसका काम है कि वो मुल्कों में जो उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाने के लिए उनको लोन्स जारी करता है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किस तरह होती है कि उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ठीक जा रहा हो। अगर उसमें जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपका करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, अगर आपके करंट अकाउंट में या कैपिटल अकाउंट में आपका उसमें सरप्लस आ जाता है या डिसइक्विलिब्रियम जैसे आ जाता है कि आपका उसमें डेफिसिट आ जाता है, अगर आपका डेफिसिट आ जाता है तो उसको कवर करने के लिए आईएमएफ लोन फराहम करती है। तो वो जो कर्ज़ इमदाद देती है तो वो इसलिए देती है ताकि हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसको हम ठीक कर सकें। और इसका आईएमएफ जो है, इसका एक्रोनिम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये 1944 में ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस में ये बनाई गई थी कि मुल्कों ने फैसला किया था कि उसमें कि एक ऐसा इदारा होना चाहिए जहाँ पर हमें फाइनेंशियल गाइडलाइंस मिलती रहें, जो फाइनेंशियल मॉनिटर हो, ऑब्जर्व करे सारे कंट्रियों की फाइनेंशियल कंडीशन को, और साथ ही साथ उनके फाइनेंशियल मसलों का हल भी निकाले। तो उनके फाइनेंशियल मसले यही थे कि जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, जैसे कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो कभी डेफिसिट में चला जाता है, तो उसको हमने कवर कैसे करना होता है, या फिर और भी मसाइल, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसे कंट्रोल कैसे करना है, टैक्सेस का निज़ाम कैसे ठीक करना है। तो ये सारी गाइडलाइंस आईएमएफ अपने मेंबर कंट्रीज़ के लिए जारी करता है। इसके टोटल मेंबर्स अप टू डेट जो अब तक हैं वो 190 कंट्रीज़ हैं। इसका हेड क्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। वाशिंगटन यूएसए का सिटी है, वहाँ पर इसका हेड क्वार्टर है। और आईएमएफ का जो करंट इस वक्त जो आईएमएफ की जो सेक्रेटरी जनरल है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। इस क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने ही पाकिस्तान के लिए एडवाइस दी हैं, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे। पाकिस्तान के इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है वो अनवारुल हक काकड़ हैं, जो कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं। आरजी जैसे निगरान हुकूमत है तो उनका ये निगरान वज़ीर आज़म है ये। और ये बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, बलूचिस्तान के बाप पार्टी से, बीएपी बलूचिस्तान अवामी पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। तो अब हम इसमें देखें इकोनॉमिक इश्यूज़ पाकिस्तान में हैं क्या। सबसे पहले हमने यही देखना है कि हमारे मुल्क में इस वक्त इकोनॉमिकली कौन कौन से इश्यूज़ हैं। हम यही सोचते हैं कि बस महंगाई हो रही है, अब हमने ये देखना है कि क्या क्या इशू है। सबसे पहले हमारे मुल्क का जो बेसिक इशू है ना वो है इनइक्विटेबल टैक्स सिस्टम। हमारे मुल्क में टैक्स सिस्टम ठीक नहीं है, टैक्स का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। अब जैसे ये देखें कि टैक्स सिस्टम तो हमारे यही होना चाहिए ना, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता है कि जिसकी ज़्यादा इनकम है वो ज़्यादा टैक्स दे, जिसकी कम इनकम है वो कम टैक्स दे। लेकिन हमारे मुल्क में क्या होता है कि जो वेल्दी पीपल हैं, जो अमीर लोग हैं, वो टैक्स नहीं देते। वो जो सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो टैक्स अदा नहीं करते। तो उनके टैक्स अदा ना करने से रेवेन्यू का बोझ आ जाता है पुअर पीपल पर। जो गरीब सेक्टर है, जो हमारे मिडिल क्लास सेक्टर, या फिर कह सकते हैं कि पॉवर्टी स्ट्रिकन गुर्बत वाला सेक्टर है, उनके ऊपर फिर आ जाता है बर्डन कि रेवेन्यू फिर उनसे लिया जाता है। फिर उनके लिए बिजली महंगी कर दी जाती है, उनके लिए फिर चीज़ें महंगी कर दी जाती हैं ताकि वो उनसे पैसा निकाला जा सके रेवेन्यू की सूरत में। तो अनसस्टेनेबल फिस्कल डेफिसिट, हमारा फिस्कल डेफिसिट अनसस्टेनेबल है। हमारा फिस्कल डेफिसिट ज़्यादातर अरसा हमारा डेफिसिट में ही रहता है। हमारा कभी कभार करंट अकाउंट सरप्लस में आ जाता है, लेकिन अक्सर जो हमारा होता है वो डेफिसिट में चला जाता है। फिस्कल डेफिसिट हमारा उस वक्त होता है जब हमारी इंपोर्ट्स का जो हमारा बर्डन है ज़्यादा हो जाए, मतलब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए। जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से ज़्यादा ना हो और जो हमारे एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो जाए गवर्नमेंट रेवेन्यू से, तो तब हमारे पास फिस्कल डेफिसिट की कंडीशन आती है। उसके बाद है एलिवेटेड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ती ही जा रही है, हमारी हर चीज़ की सारे गुड्स की प्राइस इंक्रीज़ होती जा रही है। इन्वेस्टमेंट रेट लो हो चुका है और बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन हमारे जैसे हम देख ही रहे हैं कि डेफिसिट में जा रही है।
इसके अलावा हमारे पाकिस्तान की अब थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली फिगर्स भी देख लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए। तो वर्ल्ड्स लोएस्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो है हमारे पाकिस्तान के, मतलब दुनिया में कम तरीन जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो हमारे मुल्क में है। सबसे ज़्यादा कम जो यहाँ के जीडीपी का देखें, जो मोस्टली जो पार्ट होता है वो टैक्स रेवेन्यू पर शामिल होता है। जीडीपी में जो टैक्स हमारे होते हैं उसी से रेवेन्यू जमा होता है हमारा। तो हमारा जो रेवेन्यू देखें लोएस्ट तरीन हमारा इसमें शामिल हो रहा है। सिर्फ 8.6% हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो है। तो हमारे मतलब हमारे जीडीपी का सिर्फ 8.6% हमें टैक्सेस से आ रहा है। Pakistan has been running a fiscal deficit of more than 7% for the last several years because of the rulers' unwillingness to expand the tax base. पाकिस्तान का कितने अरसे से 7% तक ही हमारा तकरीबन 7% बहुत ज़्यादा होता है कि हमारे मुल्क का 7% तक फिस्कल डेफिसिट जा रहा है। और इस वजह से क्योंकि जो हमारे हुक्मरान आते हैं उनके हट धर्मी की वजह से कि वो हमारे वो टैक्स बेस को बढ़ाना ही नहीं चाहते। जो वेल्दी पीपल हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको टैक्स बेस में लेकर आना ही नहीं चाहते। और इसके अलावा कंट्री की अब हमारे ये भी हमारे मुल्क के हालात है कि हमारा कंट्री डेट ट्रैप में फंस चुका है, कर्ज़े की जाल में फंस चुका है। डेट ट्रैप में, डेट ट्रैप ये होता है कि जब आप एक कर्ज़ा लेते हैं, आप उसे वापस नहीं कर पाते, उसको वापस करने के लिए फिर कर्ज़ा ले लेते हैं, फिर उसके लिए उसको वापस करने के लिए फिर कर्ज़ा लेते रहते हैं, या फिर डेट को रीशेड्यूल करा लेते हैं कि बाद में डिले करा लेते हैं, और इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ता ही जाता है। तो आपका कर्ज़ा बेसिकली बढ़ता ही जा रहा होता है, आप जाल में फंस जाते हैं। It choose to increase the tax burden for captive taxpayer salaried individuals and the organized corporate sector to meet the revenue goals of the IMF for a new bailout program. तो अब ये देखें रूलर्स का, आप देखें इसमें कि उनकी प्रायोरिटी देखें कि उन्होंने जो हमारे जो बेचारे टैक्स पेयर हैं, जैसे मिडिल क्लास लोग हैं जो कि टैक्स पे करते हैं, सैलरीड पर्सन है जिनका इनकम टैक्स काट लिया जाता है, तो जो उनके ऊपर मज़ीद टैक्स लागू कर देते हैं। तो टैक्स पे बजाय इसके जो अमीर लोग हैं जो टैक्स नहीं देते, टैक्स बेस में शामिल नहीं हैं, जैसे अनडॉक्यूमेंटेड इदारे हैं हमारे, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर हमारा रियल एस्टेट है, जिन पर टैक्सेस इतने नहीं लगे हुए, तो बजाय उनको टैक्स सेक्टर में लाने के उसने वो मज़ीद जो हमारे सैलरीड पर्सन है, सैलरी वाले नौकरी पेशा अफराद हैं, उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा देती है। मिडिल क्लास आवाम की गुड्स के चीज़ों के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा देती है कि लोग टैक्स हर हाल में इससे भरेंगे। Avoided bringing undertaxed and untaxed sectors such as real estate, agriculture and retail effectively into the revenue net for the fear of political backlash. अब हम यही देख रहे थे कि जो हमारे पाकिस्तान में जब पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो फिर हमारा रियल एस्टेट सेक्टर है, उसको वो लोग उस सेक्टर में वो लोग क्यों उनको टैक्स के बेस में नहीं लेकर आते, उनके ऊपर टैक्स क्यों नहीं जारी करते। तो उनके ऊपर टैक्स इसलिए जारी नहीं करते क्योंकि जो ज़्यादातर ज़मींदार हैं, बड़े एग्रीकल्चरिस्ट हैं या फिर रियल एस्टेट बिजनेस है, वो बहुत पॉलिटिकल, उनके पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग बैक है। तो फिर उसको ज़ाहिर पॉलिटिकल लोगों को वो नाराज़ नहीं करना चाहते कि वो उनके अपने एमएनए एमपी होते हैं जिनके कारोबार होते हैं, तो उनके ऊपर फिर टैक्स लागू नहीं करते। टैक्स लग जाए तो ये अदा नहीं करते, और टैक्स अदा नहीं करते तो इनके लिए कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती। अब IMF ने पाकिस्तान को, जो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, इसने क्या एडवाइस दिया पाकिस्तान के लिए। वो कहते हैं कि हम हमारे प्रोग्राम के मुताबिक हम पाकिस्तान को यही एडवाइस देते हैं कि जो वेल्दी पीपल हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लिए जाएँ और पुअर पीपल उसको प्रोटेक्ट किया जाए। तो अब देखिए जहाँ से हमें शो हो रहा है, जो हमारी जो हर आने वाली गवर्नमेंट ये कहती है कि IMF का कसूर है, IMF ने हम पे सख्त शराइत लागू की हुए हैं, उनके शराइत के तहत हम लोग मजबूर हैं महंगाई करने पर। तो अब देखिए इसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि हमारी प्रायोरिटी यही है कि आप लोग वेल्दी पीपल से टैक्स लें और जो पुअर पीपल उनको प्रोटेक्ट करें। वो नहीं कहता कि आप गरीबों पे टैक्स लगा दो या मिडिल क्लास पे या सैलरी पर्सन पे टैक्स लगाओ। वो कहते हैं कि जो ज़्यादा इनकम वाले लोग हैं उन पे टैक्स लगाए जाएँ, उनसे टैक्स लें जो टैक्स नहीं देते, ताकि आपका रेवेन्यू जनरेट हो सके। अब इसके रिकमेंडेड सोल्यूशन क्या है। अब देखिए इसको हम ठीक है, इनके सोल्यूशन हम क्या निकाल सकते हैं कि जो भी हमारे मसाइल हैं हमारे मुल्क में अभी हमने देखा है, तो उसका सबसे पहला सोल्यूशन ये है कि वेल्दी पीपल से टैक्स कलेक्ट किया जाए। इसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाई जाए, स्टेबल पॉलिसी, जिस पर अमल भी किया जा सके। हमारे यहाँ स्टेबल पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाती। एक हुक्मरान आता है, वो एक पॉलिसी बनाता है, 2 साल बाद वो चला जाता है, फिर और हुक्मरान आ जाता है, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, फिर और आ जाता है। तो कोई एक पॉलिसी चल ही नहीं सकती, उसमें मज़ीद कोई ना कोई इसमें चेंजेस आती रहती हैं। और ये भी है कि जो भी अगली